मेरी जेठानी हर रात को ससुर जी के पैर दबाने जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की रोने की आवाज़ आती है। एक दिन मैंने जेठानी से पूछा तो उसके चेहरे की रंगत फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम यह बात किसी को मत बताना और आज रात मेरी जगह तुम पैर दबाने के लिए जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई, ससुर जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और जैसे ही लाइट बंद की, मेरी जिस्म से जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम रीता है और मैं इस दुनिया के सबसे अलग ख़ानदान में शादी करके चली आई थी। यहाँ यही कहना सही था, क्योंकि यहाँ काम ही ऐसे होते थे। मेरे ससुराल में मेरी जेठानी थी। मेरे जेठ जी शहर से बाहर रहते थे। कभी कभी वह घर पे आते थे। दरअसल हमारी शादी हमारी मर्जी से हुई थी और मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि मेरा पति बहुत कमज़ोर और बीमार नजर आता था। मेरे पिताजी को पूरी यकीन था कि यह नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं बस इतना ही चाहती थी कि हमारी शादी शांति और सुकून से हो जाए, और ऐसा नहीं हुआ और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे पति को कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन है, इससे शादी करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हम इसकी शादी कहीं और करा देंगे। पति ने हाथ पांव मार कर अपने दोस्तों से मदद ली और शादी हो गई। पिताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए आज हम सब मर गए हैं। इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। मैं हैरान रह गई, जबकि सुरेश के पापा बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थे। वह कहते हैं कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं होता है। मेरी शादी में मैं अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे तसल्ली दी, समझाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे पति दिन रात मेहनत करने लगे, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत थी। वह सुबह काम पर जाते हैं और रात को ही लौटते हैं। ऐसे घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी थी। एक दिन मैंने बहुत ही अजीब देखा था। मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर जी के कमरे में गई। उनके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। यह सब देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मेरी जेठानी अंदर गई और उसके बाद उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं हैरान रह गई, भला इस वक्त उनका अंदर क्या काम है और यह तेल लेकर अंदर क्यों जा रही हैं। कुछ देर तो मैं खड़ी सोचती रही, शायद तेल देने गई होंगी। वह दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा, वह अभी आ जाएंगी। लेकिन वह वापस नहीं आई। आधे घंटे तक मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन वह वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरी पति भी आ गए। मैं उनके लिए रात का खाना गर्म की, फिर हम दोनों साथ बैठकर खाना खाए। थोड़ी देर बाद बाहर उसने मुझे चाय बनाने को बोल दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तभी मैंने देखा कि मेरी जेठानी उसके कमरे में ही थी और ससुर जी के कमरे की लाइट भी बंद थी। उसका मतलब वह दोनों सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा गई, तब भी मैंने देखा कि अभी भी जेठानी नहीं आई थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी से पूछा चाहा, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वह रात का काम खत्म करने के बाद और सभी के सो जाने के बाद तेल लेकर मेरे ससुर जी के कमरे में चली जाती। मैं देर तक जागती थी, क्योंकि मेरा पति देर रात को आता था। दरवाज़ा बंद होने के वाली बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई कमरे के पास चली गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और जब सुनी तो थोड़ी सी आवाज़ होने पर मैं इधर उधर देखना शुरू कर दी। लेकिन फिर मैं ऐसी आवाज़ सुनी जिसको सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे में मेरी जेठानी की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया और मैं सोचने लगी कि यह क्या हो रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन मैंने आवाज़ सुनी और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि कुछ तो दाल में काला है। मैंने दरवाजे को खटखटाया, तभी कमरे की लाइट ऑन हो गई और मैं डर गई थी। लगता है कोई आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा अपने पति से इस बारे में बात करूं, लेकिन उनको यह सब कुछ मैंने नहीं बताया। अगले दिन अपनी जेठानी से बात करने के बारे में मैंने सोचा। वह मेरे सामने बैठी फ़ोन देख रही थी और मैं सब्जी काट रही थी। मैंने जेठानी से कहा कि रात को आप ससुर जी के कमरे में क्यों गई थी और आपके हाथ में तेल था और तुमने दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मेरी जेठानी के चेहरे की रंगत फीका पड़ गया। उनको मुझे इस तरह की बात पर कोई उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि उनके पैरों में दर्द था, तो मैंने सोचा कि पैरों को थोड़ा दबाकर तेल से मालिश कर दूं, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने कहा चलो, मान लिया कि आप मालिश करने गई थी, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी और आप आधे घंटे तक बाहर नहीं आई थी। मेरी जेठानी ने मुझे झूठ बोल दिया कि मैं कमरे में नहीं थी, मैं बाथरूम गई हुई थी।
इसलिए तुम्हें शायद मैं नज़र नहीं आई। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। वह मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थीं और वह काम करने चली गईं। मैंने कहा कि क्या हुआ था आपकी तबीयत को, तो वह गुस्से से बोली, क्यों तुम इतनी ही बात को बड़ी बना रही हो? छोड़ो यह सब, आज बहुत गर्मी है और तुम मुझसे इतनी ज़्यादा सवाल क्यों कर रही हो? उसने बात को ही पलट दिया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यह मुझसे झूठ बोल रही हैं। अगले दिन मैं अपने पड़ोसन के पास गई। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, बिल्कुल मेरी बहन की तरह, इसलिए मैं उससे हर तरह की बातें कर लिया करती थी। जब मैं उसको यह सारी बातें बताई तो उसको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ था। वह बोली, तुम पागल हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सच है। अगर यह सच है कि तुम्हें पता लगाना चाहिए इसके बारे में। लेकिन मेरी जेठानी अजीब तरह की औरत है। वह अकेले रहना पसंद करती है और कपड़े भी बड़े बड़े खुले खुले पहनती हैं। एक तरफ बोलती हैं कि मुझे बहुत गर्मी लगती है और दूसरी तरफ इतने लंबे और मोटे कपड़े पहनती हैं। तब उसको गर्मी नहीं लगती है क्या? कोई ना कोई तो बात ज़रूर है। और फिर उसने कहा कि तुम्हारे जेठ जी भी तो बाहर होते हैं, बेचारी कितनी उदास होती होगी ना। तब मैंने कहा कि उदास तो नहीं होती हैं, बिल्कुल नर्म रहती हैं, तैयार भी होती हैं, कपड़े भी नए नए पहनती हैं। तो वह बोली, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, हमने तो ऐसा बहुत ही उदास उनको देखा है, वैसे बड़ी ही खूबसूरत हैं। मैंने कहा, खूबसूरत तो बहुत हैं, ऐसे में जब पति पास ना हो तो इन खूबसूरती का क्या फ़ायदा। लेकिन पति नहीं है फिर भी पूरे मेकअप में रहती हैं। भला आदमी तैयार होकर किसको दिखाता है? लेकिन उसने कहा कि तैयार रहना अच्छी बात है, इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए। सिर्फ पति के लिए औरत क्यों तैयार हो? वह अपने लिए भी तो तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उसकी खुशी मिले। मेरी जेठानी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उनका पति बाहर विदेश में है। ना घर में मेरे जेठ जी कभी कोई चर्चा करता था, ना ही उनका कोई नाम लेता था, ना मैंने उनकी कभी कोई तस्वीर देखी है। जेठानी को भी कभी उनसे बात करते हुए नहीं सुना, ना ही देखा था। अगर पति बाहर विदेश है तो फ़ोन तो करता ही होगा ना। और यहाँ तक कि मेरे ससुर जी भी कभी जिक्र नहीं करते हैं। मेरा बेटा बाहर विदेश में है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर जी ने कहा, भगवान ने मुझे एक बेटा दिया है और यह सब कुछ उसी का तो है। साथ में ही वह खाने लगे। मैंने कहा कि पापा, आपका एक और बेटा भी तो है। तो कहने लगे, हाँ हाँ, एक और बेटा भी है, गलती हो गई। तुम ही बताओ, कोई भला अपने बेटा को भूल सकता है क्या? चलो ठीक है, मैं अब अपने घर चलती हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन हाँ, इसके बारे में पता ज़रूर करना। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब बर्दाश्त की भी हद हो रही थी। एक दिन सुबह मैं सब लोगों खाना खा रहे थे, तभी बातों बातों में मैं जेठ जी का जिक्र किया तो मेरी बात सुनकर मेरे ससुर जी के चेहरे की रंगत उड़ गई और मेरे पति ने अपनी अजीब सी शक्ल बना ली और जेठानी भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि यह तीनों ही मुझसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपा रहे हैं। उन्होंने इधर उधर भी की बातें करके बात ही पलट दी, लेकिन मेरी जेठानी की वही आदत थी। मैंने फिर उससे सवाल किया तो कहने लगी कि ससुर के पैरों में दर्द होता है, जब तक उनके पैरों की मालिश ना करूं और दबाती ना हूं उनको नींद नहीं आती है। लेकिन मैं यह सोच रही थी कि जब वह सो जाते हैं फिर भी अपने कमरे में वापस क्यों नहीं आती? ससुर जी के कमरे में ही क्यों रहती हैं? क्या पूरी रात ही पैर दबाती रहती हैं? लेकिन उन्होंने फिर काम के बहाना करके वहाँ से चली गई। मेरे दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहा था कि यह रोज़ ससुर जी के पैर दबाने जाती और फिर वहाँ पर ही सो भी जाती हैं। इनका वहाँ पर क्या काम? और यह आवाज़ उनके बारे में तो सोचकर मेरा दिमाग ही घूम जाता था, जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी, जो इस घर में हो रहा था। एक दिन तो अचानक ऐसा हुआ कि मैं अचंभित रह गई। मैंने अपनी जेठानी को कपड़े बदलते हुए देख लिया था। वह मुझे देखकर एकदम से चौंक गई, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं सदमे में थी। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं। इतनी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। उनकी जुबान तो मानो कि उनका साथ ही नहीं दे रही थी।
पहले तो वह बहुत घबराई, फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे खानदान में यह सब बताया नहीं जाता। जब तक बच्चा 7 महीने का नहीं हो जाता तब तक किसी को भी हम बता नहीं पाते हैं और ना ही बता सकते हैं, क्योंकि बताने से नज़र लग जाता है। इसलिए मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा कि मेरे पति ने भी मुझे यह नहीं बताया कभी, और ससुर जी ने भी कभी जिक्र नहीं किया। क्या उन लोगों को भी नहीं पता है? मेरी जेठानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे मुझे। उसने कहा, शायद भूल गए होंगे। मैंने सोचा, कोई इतनी बड़ी बात आखिर कैसे भूल सकता है? और मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि मेरी जेठानी बहुत ही खुले खुले और बड़े बड़े कपड़े पहनना करती थी। पर अब उनको देखकर लग रहा था कि जैसे 8वां महीना चल रहा हो। इसका मतलब था कि 8 महीने पहले मेरे जेठ जी आए थे, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उनका नाम तक नहीं लेता है। क्या उनकी कोई दुश्मनी थी, या यह उनको पसंद नहीं करते हैं लोग? इस घर में रहते हुए मुझे अभी 1 महीना ही हुआ था। वह भी इसके लिए कुछ नहीं भेजता था, ना कोई पार्सल, ना कोई फ़ोन करते थे। मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की यह हालत है, ऊपर से मेरे ससुर जी उनको अपने पैर दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपने पैरों पर मालिश करवाते हैं, वह भी हर रोज़। उनको इतना तो सोचना चाहिए कि यह पेट से हैं, इनको आराम की ज़रूरत है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे, तो मैं अपने जेठानी को कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है। ऐसी हालत में तो आपको चाट खाने को बहुत मन करता होगा। यह बात सुनकर तो मेरी जेठानी के गले में खाना ही जैसे अटक गया था, और ससुर जी ने भी बड़ी हैरानी से देखा मुझे। वह सबके सामने कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने कहा दिया कि मैं पेट से हूँ, जबकि मेरा पति मुझसे मिलने ही नहीं आता है? तो उनकी यह बात सुनकर तो मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई थी। कैसे मेरी जेठानी ने तुरंत झूठ बोल दिया था, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वह पेट से हैं, और अगर उनका पति नहीं आया तो फिर यह बच्चा किसका था? मेरे ससुर जी ने भी कहा कि वह तुमसे मजाक कर रही होगी और तुमने उसे सच मान लिया। बेटी, अभी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है। हम इस खुशखबरी का तो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब जल्दी से कोई तुम दोनों खुशखबरी सुना दो, हमारे इस घर में भी चहल पहल हो जाएगी। मेरे ससुर जी ने अचानक ही मेरी जेठानी को कहा कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर छोड़कर आता हूँ। आओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं तो भूल ही गया था, और तुम भी याद नहीं दिलाई थी हो। अब इसका पति घर पर नहीं है, तो यह जिम्मेदारी मुझे ही तो पूरी करनी होगी ना। वह मेरी तरफ देखकर बोले, जब यह कहती है तो उसको मैके छोड़ आता हूँ, जब बोलती है तो वापस ससुराल ले आता हूँ। मेरे ससुर जी ने मुझे सफाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, इसके पिताजी के साथ मेरी पुरानी दोस्ती है, वहाँ भी थोड़ी देर बैठकर बातें कर लिया करता हूँ। अच्छा टाइम पास हो जाता है। तुम दोनों मियाँ बीबी बैठकर खाना खाओ, हम चलते हैं। मेरी जेठानी के चेहरे की रंगत उड़ गया था। वह मेरी तरफ देखकर एकटक देखते हुए रह गई थी, जैसे कि मैं उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुल गई हूँ। मेरी ससुर जी उनको लेकर वहाँ से चले गए, जबकि इससे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि आज ही लेकर जाना है। जब वह लेकर चले गए तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि तुमको यह सब किसने बताया? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा कि मैंने देखा था कि उनका पेट बड़ा हुआ था। मेरे पति भी हंसने लगे। उनका पेट खाने से बड़ा हुआ होगा, और तुम समझ रही हो कि वह प्रेग्नेंट है। मेरा भाई 2 साल से घर नहीं आया है, तो बच्चा कहाँ से आ गया? मैंने अपने पति को कुछ भी नहीं कहा और ना ही कोई बहस की, क्योंकि यह बात सही थी और मैंने अपनी आंखों से भी देखा था कि जेठानी पेट से थी और उनका 7 से 8वां महीना चल रहा था। लेकिन वह यह बात क्यों छुपा रही थी? और अगर छुपा रही थी तो कब तक? क्या वह बच्चा पैदा नहीं करेंगी? मेरे ससुर जी जेठानी को मायके लेकर रात तक वापस आए, तो अपनी जेठानी को देखकर मैं फिर से हैरान रह गई। उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान बन गया था, जैसे कि किसी ने मारा हो। मैं आगे बढ़ी। मैंने कहा, क्या हुआ? यह कैसे हुआ? कहने लगी कि मैं एक
रिक्शा से गिर गई और मेरा मुंह जमीन पर लग गया। मैं हैरान रह गई। मेरी जेठानी को देखकर लग रहा था कि वह झूठ बोल रही हैं। वह अपने कमरे में चली गई और उनके खाना भी नहीं खाया। अगर वह रिक्शे से गिरी होती तो उनका मुंह जमीन पर लगा होता तो उनका चेहरा पर नुकसान होता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उनको मारा हो। आज की रात भी जब वह मेरे ससुर जी के कमरे में जा रही थी तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने सोचा, इस बेचारी के साथ कोई ना कोई जुल्म तो जरूर हो रहा है यहाँ पर, और यह सब कुछ सह रही हैं। कैसे कर रही हैं यह सब? मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपनी जेठानी को कहा कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हो? मैं कोई आंधी नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखा था कि तुम माँ बनने वाली हो। इस तुमने कोई नकली पेट नहीं लगा रखा है और ना ही तुम इतना खाती हो कि तुम्हारा पेट इतना निकल जाए। तुम्हारे पेट में किसी का बच्चा है। जब तुम्हारे पति 2 साल से घर नहीं आए तो यह बच्चा किसका है? मेरी जेठानी ने मेरी बात सुन ली लेकिन जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, उस कमरे में से वापस क्यों नहीं आती हो? तेल लगा दिया तो वापस आ जाया करो। वहाँ सोने की क्या ज़रूरत है? और कौन सा उनको पैर में दर्द रहता है जो रोज़ रात को तुमसे मालिश करवाते हैं? वह कौन सा काम करते हैं? अगर तुम दोनों मिलकर कोई चक्कर चला रहे हो और मुझसे कुछ छुपा रहे हो और अगर मुझे पता चला तो मैं सारे मोहल्ले को तुम दोनों को बदनाम कर दूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मुझे पता है। और एक औरत आदमी के बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारे पति 2 साल से घर नहीं आए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसकी इज्जत के साथ सौदा कर दो। और इस बच्चे की क्या कसूर है? यह इस दुनिया में आएगा तो यह किसको अपना बाप कहेगा? क्या तुम इसको इस दुनिया में लाना नहीं चाहती? कब तक छुपाओगी? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हो? मेरी जेठानी को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें यही लगता है ना कि यह बच्चा मेरा नहीं है और मैं ससुर जी के कमरे में जाती हूँ और यह बच्चा मेरा पति का नहीं है, तो आज मेरी जगह तुम मेरे ससुर जी के कमरे में जाओ, उनको मालिश करना और फिर देख लेना कि वहाँ पर क्या होता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। उसने कहा कि ससुर जी के पहले ही कमरे की लाइट ऑफ रहती है और तुम्हें वह इतना ही कहेंगे कि तेल लगा दो, तुम आराम से लगा देना, उन्हें कोई मसला नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी जाऊंगी और देखूंगी अंदर क्या होता है। मुझे पता था कि औरत कभी गलत नहीं होती हैं, लेकिन औरत कभी कभी जीत कर भी हार जाती हैं। यहाँ पर मुझे गलत तो मेरी जेठानी ही लग रही थी। अगर कुछ गलत हो रहा था तो वह फिर किसी को बोलती क्यों नहीं थी? अगर मेरे ससुर जी उससे ज़बरदस्ती कर रहे थे तो फिर वह बर्दाश्त क्यों कर रही थी? और वह अपने पति से क्यों बात नहीं करती और ना ही किसी को कुछ बताती हैं? कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए। कम से कम मैं उनका कुछ मदद तो कर देती। जिस किस्म की आवाज़ मैंने उस दिन सुना था, मुझे अपनी जेठानी पर शक हो रहा था। मेरा पति तो वैसे ही देर रात तक घर आता है। मेरे ससुर जी 10 बजे ही सो जाते थे, इसलिए मेरी जेठानी ने मुझे कहा कि आज तुम चली जाओ। मैंने देखा कमरे की लाइट पहले से ही बंद थी। मैंने हाथ में तेल की कटोरी ली और अंदर चली गई। मेरी जेठानी ने कहा कि अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर लेना और कोई बात पूछे तो हाँ हूँ में जवाब देना। मुझे डरने की भी क्या ज़रूरत थी? यह मेरे ससुर जी थे। अगर पता भी चल जाता तो मैं फ़ौरन बाहर आ जाती। मेरी जेठानी बाहर ही खड़ी थी, लेकिन जब मैं अंदर गई और ससुर जी ने पास बैठ तो वह मेरे कानों में हाथ लगा दिए और कहने लगे, मेरी जान, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं पूरी तरह हैरान रह गई और मैं एकदम से खड़ी हो गई। मेरे पास बैठो, खड़ी क्यों हो गई? क्या हो गया? नाराज़ हो गई है क्या? मुझसे यह ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई अपनी पत्नी से बात करता हो। मुझे तो वहाँ 2 मिनट ही हुए थे कि मैं वापस से तुरंत कमरे से बाहर आ गई और अपनी जेठानी को हैरानी से देखने लगी। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गई और उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें वह अपने ससुर जी के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। उसने कहा कि यह मेरे ससुर जी नहीं, मेरे पति हैं और मेरी शादी इनसे हुई है। तुमने जो आवाज़ सुनी है वह इस वजह से सुनी थी कि ऐसी हालत में मैं उनका पैर दबाकर बुरी तरह थक जाती थी।
इसलिए मेरे मुंह से ऐसी आवाज़ आने लगा। यह आपकी ससुर जी अच्छे इंसान नहीं हैं, मुझ पर जुल्म करते हैं, मुझे अपना गुलाम समझते हैं क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन यह मेरे ही पति हैं और यह बच्चा भी उन्हीं का है। उन्होंने ही कहा कि जब बच्चे के दिन आ जाएंगे तो वह मुझे गांव भेज दिया करेंगे। फिर कुछ ना कुछ करके कह देंगे कि यह बच्चा गोद लिया हुआ है। तुम्हारे पति ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि तुम्हें यह बात पता ना चले, नहीं तो हमारी बदनामी होगी। हमारे खानदान में यह बात किसी को भी नहीं पता। जब तुमने सबसे सामने कहा कि आप पेट से हैं तो मेरे पति ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मुझ पर हाथ भी उठाया। तभी मेरे चेहरे पर उस दिन घाव था। सारे रास्ते उसने मुझे बातें सुनाई थी। यह खानदान बहुत ही अजीब है। यहाँ पर बहुत सारे राज दबे हैं जिसमें मैं भी एक राज हूँ। तुम्हारे पति ने तुम्हें शायद यह बात इसलिए नहीं बताई कि तुम्हें बुरा न लगे, लेकिन अब तुम अपने पति को बता देना कि तुम्हें सब कुछ पता है और खामोश रहना। मेरे पति खुद ही तुम लोगों को सब बता देंगे। तब तक तुम मेरी जासूसी करना, मेरे मामले में बोलना मत। इसलिए आज मैंने तुम्हें अपना जगह कमरे में भेजा था कि तुम्हें विश्वास हो जाए। मैं अपनी जेठानी से माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया कि आगे से ऐसी कोई बात नहीं करूँगी मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो। उसके बाद मैं अपने पति को यह बात बताई। वह भी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा, जब तुम यहाँ पर आई थी मैं इसलिए यह सब तुम्हें नहीं बताया कि तुम यह सोचकर कि मैं कैसे लोगों के घर आ गई हूँ। मेरे पिता ने इस लड़की से शादी की है, इसलिए तो हमारी शादी के खिलाफ नहीं थे और उनको उनके हालात पर छोड़ दो और तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैंने ऐसा ही किया। ससुर जी के यहाँ बेटी पैदा हुई तो फिर उनके अंदर थोड़ा शर्म आई क्योंकि पहले उनकी कोई बेटी नहीं थी। अब वह अच्छे तरीके से रहते